हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम आज पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इससे पिछले सेशन में हमने गोजलो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर हमने गोजलो को भी पढ़ा। ठीक है, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ा, ग्रेविटेशनल फील्ड को पढ़ा। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में चर्चा की, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी थी और वहां से बेसिकली रिसेंटली क्वेश्चन पूछ रहा है उन टॉपिक से जो पहला लेक्चर हमने सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम पे लिया था। आज हम सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको आज के इस सेशन में मजा आने वाला है। यहां से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर मैं सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम की बात करूं तो बेसिकली इन दो टॉपिक से, यानी जो पहले सेशन में लिया और बेसिकली यहां से घुमा फिरा के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो भाई बिना किसी देरी के आज अपन देखते हैं आज के सेशन में अपन पढ़ने वाले क्या क्या है। ट्रेजेक्ट्री फॉर पार्टिकल अंडरगोइंग सेंट्रल फोर्स मोशन। ठीक है, अगर पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रहा है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? क्या वो हाइपरबोला में मूव करेगा, क्या वो पैराबोला में मूव करेगा, क्या वो इलिप्स में मूव करेगा, क्या वो सर्कल में मूव करेगा? अगर मैं सन और अर्थ की बात करूं, सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सेंट्रल फोर्स है। यानी जो अर्थ है सन के चारों तरफ इलिप्स में जो चक्कर लगा रही है हमारी, वो सेंट्रल फोर्स के अंडर चक्कर लगा रही है। ठीक है, उसके अंडर वो मूव कर रही है, घूम रही है। ठीक है, उसका मोशन कैसा है? इलिप्स। तो इलिप्स मोशन क्यों रहा? ठीक है, सर्कुलर मोशन क्यों नहीं बना? सर्कुलर मोशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? इलिप्स के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? इन सब के बारे में बेसिकली आज अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कंडीशन फॉर सेंट्रल फोर्स मोशन फॉर ए बॉडी। ठीक है, कौन सी ऐसी कंडीशन होगी, यानी उस जो क्लासिकल ऑब्जेक्ट जो हमारा है, या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स में जो जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं जो मूव कर रहा है, यानी जो हमारा अर्थ सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है इलिप्स में, ये एक पर्टिकुलर रेडियस में ही चक्कर लगा रहा है, यानी ठीक है एक पर्टिकुलर पाथ पर ही फॉलो कर रहा है। तो ऐसी क्या कंडीशन होगी? ठीक है, उससे उसका रेडियस जो उससे कम क्यों नहीं हो सकता, उससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? बेसिकली इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में आपको बहुत सारा आनंद आने वाला है, तो मेरे साथ बने रहिएगा आज के सेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। मैं देखो सीधा कोई चीज ड्राइव नहीं कराऊंगा, मैं सीधा सीधा रिलेशन लिखवाऊंगा कुछ चीजों के, और कुछ चीजों को आपको समझाऊंगा कि इसकी ट्रेजेक्टरी ऐसे क्यों बनी होगी, इसकी ट्रेजेक्टरी ऐसे क्यों रही होगी, क्योंकि बेसिकली वहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, कुछ कंडीशन होंगे जो आपको याद रखनी होंगी। तो सीधा अपन एनर्जी पे, एनर्जी का बेसिकली सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में जो एनर्जी का मैं भी जो एनर्जी में लिखने वाला हूं उसका पर्टिकुलर ड्राइव है, उसको हम पर्टिकुलर ड्राइव करते हैं उस रिलेशन को। ठीक है, जो मैं भी लिखने वाला हूं हम वो सब कुछ नहीं करने वाले, हम सीधा हमारे काम की चीज पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर आपके पास ही है और कम समय में ज्यादा कंटेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट आपको मिल जाए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम ड्राइव की तरफ कुछ नहीं जाने वाले। अच्छा जी, तो ट्रेजेक्टरी फॉर पार्टिकल अंडरगोइंग सेंट्रल फोर्स मोशन, यानी ट्रेजेक्टरी की हम बात करने वाले हैं कि एक पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी है वो कैसी रहेगी, वो हाइपरबोला रहेगी, वो पैराबोला रहेगी, यानी उसकी कंडीशन क्या क्या है, उन सब के बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ई के बारे में। ई हमारे पास क्या है? इसेंट्रिसिटी। और ई हमारा किसके बराबर होता है? 1+2e एल स्क्वेयर म्यू के स्क्वेयर। ठीक है, थोड़ा सा बारीक पेन यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा बारीक पेन अपन यूज कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, ई इसेंट्रिसिटी। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? 1+2e एल स्क्वेयर म्यू के स्क्वेयर। ठीक है, एल स्क्वेयर म्यू के स्क्वेयर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी? इसेंट्रिसिटी की अपन बात कर रहे हैं। तो भाई इसेंट्रिसिटी की जरा हम चर्चा कर लेते हैं। इसेंट्रिसिटी को थोड़ा हम समझ लेते हैं क्या होता है इसेंट्रिसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। ठीक है, इसेंट्रिसिटी का जो रिलेशन निकल कर आता है वो ये आता है, दैट इज द इसेंट्रिसिटी। अच्छा जी, यहां पर ई क्या है? ई इज द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल या टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी टोटल एनर्जी है। एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम। यू क्या है? रिड्यूस मास। के क्या है? कांस्टेंट है, जो आगे आपको समझ में आ जाएगा कि जो ये के कांस्टेंट है ये कहां से आया होगा, जो आपको आगे चलकर समझ में आने वाला है। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं यहां पर ई हमारे पास क्या है? ई हमारे पास क्या है? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी है हमारे पास सिस्टम की। ठीक है, एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एल हमारे पास क्या है? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये रहो एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, म्यू क्या है हमारे पास? रिड्यूस मास। रिड्यूस मास।
ठीक है, रिड्यूस मास। रिड्यूस मास क्यों ले रहे हैं हम? बेसिकली देखो, सन और अर्थ दो ऑब्जेक्ट के ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनको हम एनालिसिस कर रहे हैं, यानी जो अर्थ है इस सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो दो ऑब्जेक्ट को सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके स्टडी की जाती है। ठीक है, तो वहां पर एक रिड्यूस मास आता है, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जब हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को एनालिसिस करने लगते हैं तो जो रिड्यूस मास है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर आता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन। ऐसा ही सन और क्या कहते हैं हमारे पास, सन और अर्थ के लिए सेम कहानी है, रिड्यूस मास। बेसिकली रिड्यूस मास वही मास का ऑब्जेक्ट होगा जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, उसी के बराबर आता है। ठीक है, अच्छा, रिड्यूस मास का फॉर्मूला क्या होता है भाई? m1 m2 m1 प्लस m2। ये भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आगे कि रिड्यूस मास m के ही बराबर आ जाएगा, यानी ठीक है, कैसे आएगा वो अपन आगे देखेंगे। दैट इज द रिड्यूस मास। ठीक है, अच्छा, बेसिकली अपन क्वेश्चन करेंगे जब आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। बेसिक बातें अपन आगे लिखते चलते हैं और चीजों को समझते चलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना, ये हमने कुछ बेसिक चीजें लिखी और यहां पर हमारे पास E क्या है? टोटल एनर्जी। और जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर है? वो है हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर जमा में एल स्क्वायर टू म्यू आर स्क्वायर जमा में वी। ठीक है, और ये किसके बराबर? कांस्टेंट के बराबर। टोटल एनर्जी क्या रहती है सेंटर फोर्स मोशन के अंदर? अपन पढ़ते हैं तो टोटल एनर्जी हमें कांस्टेंट मिलती है। टोटल एनर्जी हमें क्या मिलती है मेरे प्यारे बच्चों? कांस्टेंट मिलती है। तो ये टोटल एनर्जी है सेंट्रल फोर्स मोशन में, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर सेंट्रल फोर्स लग रहा है या सेंट्रल फोर्स टाइप का है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो इसके बराबर होगी, हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर एल स्क्वायर टू म्यू आर स्क्वायर प्लस में वी। ठीक है, जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स की हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर, तो ये टोटल एनर्जी इसके बराबर होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? रेडियल काइनेटिक एनर्जी, और इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स काइनेटिक एनर्जी। और ये हमारे पास वी क्या है? पोटेंशियल। वी हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है? पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। एक तरीके से वी हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियल काइनेटिक एनर्जी। दैट इज द रेडियल काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास क्या है? रेडियल काइनेटिक एनर्जी। रेडियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जी, पहले ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसा सेंट्रल फोर्स होगा उस प्रकार की हमारे पास क्या निकल के आएगी? पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी। और ये हमारे पास क्या है? ट्रांसवर्स काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसवर्स काइनेटिक एनर्जी, इसको हम ट्रांसवर्स काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? रेडियल काइनेटिक एनर्जी। रेडियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ट्रांसवर्स काइनेटिक एनर्जी, रेडियल काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों लास्ट की दो टर्म को जोड़ के एक वी इफेक्टिव बनता है जिसे हम वी इफेक्टिव बोलते हैं। चल वो हम आगे चर्चा करते हैं। अच्छा जी, तो टोटल एनर्जी इसके बराबर है। एल एंगुलर मोमेंटम है, वो हमें पता ही है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अच्छा जी, म्यू क्या है? रिड्यूस मास, यानी दो ऑब्जेक्ट को सिंगल बॉडी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है उसको जरा समझ लो। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझना, ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। हम इस एटम को एनालिसिस कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को हमें एनालिसिस करना है, तो ये दो बॉडी प्रॉब्लम होगी। इसको सिंगल बॉडी में कन्वर्ट करना है तो रिड्यूस मास लेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है भाई, अच्छा जी, म्यू हमने यहां से कॉमन क्या लिया? मास ऑफ प्रोटॉन एज इट इज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज, मास ऑफ प्रोटॉन बाहर आ गया। ठीक है, ये बन गया 1 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, और ये से ये कट गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। अब मास जो है प्रोटॉन का वो बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को कंपेयर में, तो ये वाली टर्म लगभग क्या आ जाएगी? 0। तो हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 प्लस 0, तो ये लगभग किसके बराबर आई? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। यानी ये टू बॉडी प्रॉब्लम थी, इसको हमने सिंगल, यानी हमारे पास ये कैसी थी? टू बॉडी प्रॉब्लम थी। ये हमारे पास क्या थी? टू बॉडी प्रॉब्लम। इस टू बॉडी प्रॉब्लम को हमने सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करा है। सिंगल बॉडी प्रॉब्लम, सिंगल बॉडी प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम उसको इसमें कन्वर्ट करके एनालिसिस कर रहे हैं। एक तरीके से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। तो जब हम सिंगल बॉडी में इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तो सेंटर पे निकलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर है? r दूरी, वहां से r दूरी पर इलेक्ट्रॉन बनाओ, और यहां पर क्या आ जाएगा? रिड्यूस मास, जो किसके बराबर होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो टू बॉडी को सिंगल बॉडी में करा है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इसके एनालिसिस करेंगे तो ये हमें किस में मिलेगा? सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता हुआ मिलेगा। यानी दो बॉडी को एनालिसिस करना
बहुत डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू सिंगल बॉडी, इसलिए टू बॉडी प्रॉब्लम को हम सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं और आपके सिलेबस में टू बॉडी प्रॉब्लम तक ही है, ठीक है, उससे आगे नहीं दे रखे, ठीक है। जैसे सन और अर्थ की भी बात की जाती है, सन का मास बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास बहुत कम है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो जहां पर हमारा सन है वहीं पर हमें सेंटर ऑफ मास मिलता है बेसिकली, और उसके सेंटर से आर दूरी पर हम एक अर्थ मान लेते हैं जो रिड्यूस मास के बराबर, दो बॉडी को सिंगल में कन्वर्ट करते हैं तो रिड्यूस मास मास ऑफ अर्थ के बराबर, यानी जहां पे सेंटर ऑफ मास है वहां से आर दूरी पर हमने एक ऑब्जेक्ट माना जिसका मास रिड्यूस मास है, वो किसके बराबर है, अर्थ के बराबर, और फिर इसको एनालिसिस कर लेते हैं। यानी सन एक तरीके से सेंटर ऑफ मास पर ही प्रेजेंट है, ओरिजिन पर ही प्रेजेंट है, ठीक है, और अर्थ उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, यानी अब अर्थ को एनालिसिस करना ज्यादा, क्योंकि टू बॉडी को सिंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो टू बॉडी को सिंगल बॉडी में कन्वर्ट करके एनालिसिस करना ज्यादा आसान होता है। इसलिए ये मान के चलो यहां पर जो म्यू है लगभग हमेशा जिस ऑब्जेक्ट को एनालिसिस करेंगे वो उसी के मास के बराबर होगा, हर केस में हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको एग्जांपल था जो मैं आपको समझा रहा था। अच्छा जी, अब हमें ट्रेजेक्टरी के बारे में पता करनी है कि किसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, तो वो बताएगा ये इसेंट्रिसिटी, जो हमारे पास स्मॉल ई है वो हमें ट्रेजेक्टरी के बारे में चर्चा करेगा, ट्रेजेक्टरी के बारे में बताएगा, जिसे हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, दैट इज द इसेंट्रिसिटी। अच्छा जी, ई की वैल्यू क्या है, अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कैसा होगा, हाइपरबोला। ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है। अगर ई की वैल्यू 1 के बराबर है तो ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, पैराबोला, पैराबोला। अगर ई की वैल्यू लेस देन 1 है तो ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, इलिप्स। अगर ई की वैल्यू 0 के बराबर है तो ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, सर्कुलर, सर्कुलर मोशन या सर्कल, ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, सर्कल। तो ये हमें कौन बताता है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताता है दिस इज ई। ये ई बताएगा कि क्या है, ई क्या है, देखो ये स्मॉल ई बताएगा, ये स्मॉल ई हमें बताएगा ट्रेजेक्टरी कैसी होगी। एल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, और ई क्या है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। वी क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, ये अलग अलग सेंट्रल फोर्स के लिए, सेंट्रल फोर्स भाई एक जैसा ही थोड़ी हो सकता है, ठीक है ना, तो ये डिपेंड करेगा उस पर कि कैसा है सेंट्रल फोर्स, उसके अकॉर्डिंग ये पोटेंशियल आएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमें ये बताता है, यानी ये हमें बताएगा कि ट्रेजेक्टरी है ऑब्जेक्ट की वो कैसी होगी। अगर ई ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला होगा, ई बराबर 1 है तो पैराबोला होगी, ई लेस देन 1 है तो इलिप्स होगी, ई बराबर 0 तो सर्कल होगी। अभी जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना ही ध्यान रखो, थोड़ी देर में धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको समझ में आने लगेगा, सारी चीजें आपसे लिंक होने लगेंगी, तो आप बस बने रहिएगा, क्योंकि कुछ चीजें डायरेक्ट लिख रहा हूं तो आपको लग रहा है कि क्या ही चल रहा है, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, अगले 15-20 मिनट तक आपको चीजें क्लियर होने लगेंगी कि हम कर क्या रहे। तो ये हमारे पास बेसिकली ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले आपको ध्यान रहने चाहिए। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कंडीशन फॉर सेंट्रल फोर्स मोशन फॉर ए बॉडी। सेंट्रल फोर्स मोशन के अंदर बॉडी के लिए कंडीशन क्या होगी, यानी क्लासिकली अलाउड रीजन कौन सा होगा, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन कौन सा होगा, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखना, टोटल एनर्जी मैंने क्या लिखी, मैंने लिखी हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर जमा में एल स्क्वायर टू म्यू आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस में हमारे पास क्या है वी। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इन दोनों को मिलकर हम बोलते हैं वी इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव पोटेंशियल। ये वी इफेक्टिव, यानी इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव पोटेंशियल। इन दोनों को एक साथ जोड़कर हम उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव पोटेंशियल, ठीक है, बोला जाता है इन दोनों को मिलकर। तो इफेक्टिव पोटेंशियल हमारे पास किसके बराबर है, एल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर स्क्वायर जमा में वी, दैट इज द इफेक्टिव पोटेंशियल। ये दोनों टर्म उठ के इधर आ जाए तो क्या होगा भाई, यानी हमने क्या लिखा, हमने लिखा यहां पर, हमने क्या लिखा, E इज इक्वल टू हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर जमा में वी इफेक्टिव, ठीक है। इफेक्टिव उठकर इधर आया तो E माइनस वी इफेक्टिव बराबर हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर। और ये रेडियल काइनेटिक एनर्जी है, रेडियल काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। रेडियल काइनेटिक एनर्जी कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, या तो वो जीरो हो सकती है या फिर वो पॉजिटिव हो सकती है, नेवर
कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यानी ये जो वैल्यू है या तो ये जीरो होगी या फिर ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यानी कि अगर मैं E माइनस वी इफेक्टिव की बात करूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, या तो जीरो के बराबर होगा, जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये बना और यही फॉर्मूला हमें बताएगा कि कौन सा क्लासिकल अलाउड रीजन है, कौन सा क्लासिकल फॉरबिडन रीजन है। अगर E माइनस वी इफेक्टिव ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब ये बता रहा है कि ये जो रीजन बनेगा, ठीक है, यानी टोटल एनर्जी और वी इफेक्टिव का अगर जीरो के बराबर हो, जीरो से बड़ा हो, तो ये जो रीजन होगी क्लासिकली अलाउड रीजन होगा। यानी कि हमारे पास जो ये रीजन है कैसा है, क्लासिकली अलाउड रीजन, क्लासिकली अलाउड रीजन, अलाउड रीजन, क्लासिकली अलाउड रीजन। तो क्लासिकली अलाउड रीजन ये है, तो फॉरबिडन रीजन कौन सा होगा, E माइनस वी इफेक्टिव लेस देन जीरो। अगर ये हमारे पास है तो ये जो रीजन बनाएगा ये कैसा बनाएगा, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। यानी इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर अलाउ नहीं है, फॉरबिडन रीजन। ये जो रीजन बनेगा ये फॉरबिडन रीजन है, यानी ऑब्जेक्ट वहां जा ही नहीं सकता, यानी क्लासिकल ऑब्जेक्ट नहीं जा सकता, क्लासिकली पॉसिबल ही नहीं है। हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहे भाई, क्वांटम मत ले आना, ठीक है। तो क्लासिकली वो अलाउ नहीं है। जैसे मेरे सामने दीवार है, अगर मेरे को इस दीवार को कूदकर उधर जाना है तो मेरे को इस दीवार की हाइट जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी मैं कम से कम इतनी हाइट का जंप लगाऊं तभी तो मैं दीवार क्रॉस कर पाऊंगा, इस हाइट से कम जंप लगाऊंगा तो मैं दीवार क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। यह है क्लासिकली कंडीशन। तो क्लासिकली अलाउड कंडीशन क्या बनी, जितनी ये दीवार की हाइट है उतना ही मेरे को जंप करना पड़ेगा, तो ये अलाउड रीजन हो गया, तभी मैं उधर जा पाऊंगा। अगर मेरी एनर्जी इस दीवार की जितनी हाइट उससे कम है, यानी मैंने जंप किया उसकी एनर्जी उससे कम है, तो मैं इसको पार ही नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हो ना। ऐसे क्वांटम में क्या होता है कि पेनिट्रेट कर जाता है ऑब्जेक्ट, अगर उसकी एनर्जी कम भी हुई तो भी वो चला जाएगा, वो एक अलग चीज है, वहां हम अलग चीज बात करते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, क्लासिकली अलाउड रीजन यही है। अगर ये रीजन है तो ऑब्जेक्ट उस रीजन में रह सकता है, अगर ये रीजन है तो ऑब्जेक्ट कभी भी उस रीजन में हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि फॉरबिडन रीजन है, जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता, फॉरबिडन कभी मिलेगा ही नहीं इस रीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन है सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम के लिए कि कौन सा अलाउड रीजन होगा, कौन सा फॉरबिडन रीजन होगा। तो इस कंडीशन से हम समझते हैं चीजों को, इस कंडीशन को हम ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे हमारे काम आने वाला है, ठीक है। अब इस आज के लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो शुरू हो रहा है, यानी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम होती क्या है, किसे हम सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम बोलेंगे, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, किसे हम सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम बोलेंगे, ठीक है। कैसे, किस फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स बोलेंगे, किस प्रकार के फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहेंगे, तो ये सब हम बात करने वाले हैं। यानी बेसिकली हम सेंट्रल फोर्स की बात करेंगे कि सेंट्रल फोर्स कैसा होता है, और उसके अंदर जो प्रॉब्लम की हम चर्चा करेंगे उसे हम सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, यानी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्रल फोर्स के बारे में चर्चा करते हैं कि हम कैसे पहचाने कि ये सेंट्रल फोर्स है। तो सेंट्रल फोर्स के लिए दो कंडीशन है कि जो फंक्शन है वो आर का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, यानी आर पे डिपेंड करे, ठीक है। दूसरा जो फोर्स है हमारे पास, जो सेंट्रल फोर्स लग रहा है वो आर का फंक्शन हो, दूसरा या तो टुवर्ड द सेंटर लगे या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर लगे, ये कंडीशन है, ठीक है। जो फंक्शन है हमारे पास सेंट्रल फोर्स, यानी जो फोर्स है हमारे पास, वो फोर्स किसका फंक्शन हो, आर का फंक्शन हो, या तो वो फिर आर के अलोंग लगे या फिर वो आर से दूर लगे। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर स्क्वायर, ये किसका फंक्शन है, 1/r², आर का फंक्शन हो गया, ठीक है। किधर लगता है, टुवर्ड द सेंटर, यानी दो ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ लगता है, दो ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है यानी उस सेंटर की तरफ ये फोर्स लगता है, ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ, ये दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं तो आपको याद होगा वो क्या था, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², ठीक है।
अब ये के Q1, के क्या है कांस्टेंट Q1, यानी जो फोर्स किस पे डिपेंड है, R पर डिपेंड है, R का फंक्शन है। और ये भी किधर लगता है, दो चार्ज ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके सेंटर की तरफ ये लगता है, यानी इनके सेंटर की तरफ। अब ये टुवार्ड द सेंटर, यानी ये ऑब्जेक्ट है, ये इसके टुवार्ड द सेंटर लगे या अवे फ्रॉम द सेंटर लगे, ये डिपेंड करता है कि चार्ज कैसे। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो ये अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा, यानी इस ऑब्जेक्ट ने इस पर फोर्स लगाया, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूर लगेगा, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से। अगर ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये सेंटर की तरफ लगेगा। तो हमारे पास जो ये एफ आर ही बता रहा है, देखो एफ आर क्या है, यानी ये मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, ये कैसा है एफ आर। अगर हमारा पॉजिटिव है तो मतलब ये आर का फंक्शन है, नंबर एक बात, ये अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है। अगर एफ आर हमारा नेगेटिव है, इसका मतलब ये टुवार्ड द सेंटर लग रहा है और आर का फंक्शन है। सेंटर फोर्स प्रॉब्लम बेसिकली हमें इस प्रकार की देखने को मिलती है। तो इन दोनों का एनालिसिस करते हैं तो हमें बेसिकली जो सेंटर फोर्स प्रॉब्लम हो किस फॉर्म की मिलती है, बराबर के बाई आर स्क्वायर, इस फॉर्म की हमें सेंटर फोर्स मिलती है। यानी आर का फंक्शन है, कुछ कांस्टेंट टर्म होगी, जैसे यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या बन गई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट उन दोनों का मास है, ठीक है, ये टोटल कांस्टेंट वैल्यू आ गई ना। कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट थोड़ी चेंज करेगा, जी की वैल्यू थोड़ी चेंज करेगी। इसी प्रकार ये चार्ज, दो चार्जेस के बीच की बात की जा रही है, ठीक है, अगर दो चार्जेस के बीच की चर्चा करें, समझ रहे हो, तो इसको हमने के बोल दिया, ये के है, ये के है, यानी बेसिकली फोर्स हमारे इस फॉर्म का होता है। तो यही बात अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहां पर, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो जो सेंट्रल फोर्स है हमारे पास, जो सेंट्रल फोर्स है हमारे पास, वो क्या है, के बाई आर स्क्वायर आर कैप, इस फॉर्म का हमारे पास सेंट्रल फोर्स होता है, इस फॉर्म का। अब यहां से अगर के की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, अगर के की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या होगा, अगर के की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होगा। के क्या है, सम कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट वैल्यू, ये वही के है जो यहां पर यूज हो रहा है, दैट इज द के। ये डिपेंड करेगा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है तो के क्या बन जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो क्या बन जाएगा, G m1 m2। ये वही के, समझ में आई बात, ये वही के है हमारे पास जो हम यहां पे यूज कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो के अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, के अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा। अगर के नेगेटिव है तो कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, यानी दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अच्छा जी, अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो किधर लगेगा, टुवार्ड्स द सेंटर, किधर लगेगा, टुवार्ड्स द सेंटर, टुवार्ड्स द सेंटर, यानी ये सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब अपन बात करें के इज पॉजिटिव, अगर के पॉजिटिव है तो क्या है, कैसा फोर्स है, ये रिपल्सिव, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव इन नेचर, जो फोर्स लग रहा है कैसे नेचर का, रिपल्सिव नेचर का, या फिर ऐसे लिख देते हैं रिपल्सिव फोर्स, यानी एक दूसरे से तो दूर जाएंगे। अगर के हमारा रिपल्सिव फोर्स है तो जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, सेंटर से दूर लगेगा। अब इसको थोड़ा समझो जरा, जैसे हम ले लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात, हम किसकी ले लेते हैं, ग्रेविटेशनल, जी की हम बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, ये दो ऑब्जेक्ट है, ये m1 है, ये m2 है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या लगेगा, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अगर इस पे लग रहा है, किसके लाऊं भाई बताओ, नेगेटिव है ना, तो ये वैल्यू हमारे पास कैसी आ गई, नेगेटिव, यानी के की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। अगर के की वैल्यू नेगेटिव हो तो फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव, यानी ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी ये जो ऑब्जेक्ट हैं जिसका मास m1 और m2 है और ये इनके दो सेंटर है, यानी इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, यानी अट्रैक्टिव, यानी एक पास आएंगे, दूसरा किधर लगेगा, टुवार्ड, यानी इसके सेंटर की तरफ लगेगा। अगर इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है अट्रैक्टिव नेचर होगा, लेकिन किधर लगेगा, इसके सेंटर की तरफ, यानी टुवार्ड द सेंटर लगता है, हमेशा सेंटर की तरफ लगता है अगर अट्रैक्टिव। अगर रिपल्सिव नेचर का है तो अवे फ्रॉम द सेंटर। जैसे हमारे पास दो चार्ज ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसपे एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज है Q1, दूसरे पे है चार्ज Q2, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं,
तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं रिपल्सिव नेचर का और अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी ये ऑब्जेक्ट दूर जाता है इसके सेंटर से, ठीक है, क्योंकि ये वाला इस पर फोर्स लगा रहा है ना, तो इस पर फोर्स लग रहा है ना, तो अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी ये जो पहले वाला चार्ज ऑब्जेक्ट है इसके सेंटर से दूर जाएगा। तो कैसा है, रिपल्सिव, रिपल्सिव मतलब दूर जाएगा, और अवे सेंटर से दूर, ठीक है, अट्रैक्टिव यानी सेंटर के पास, टुवर्ड द सेंटर, अगर अट्रैक्टिव फोर्स होता तो ये बेसिकली वही चीज है यहां पर हम जनरलाइज कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है भाई, डिपेंड करता है केस टू केस, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंट्रल फोर्स है, इसी को आज हम एनालिसिस कर रहे हैं, इसी के बारे में आज हम स्टडी कर रहे हैं, और यहीं से अब हमारी सारी कहानी की शुरुआत होगी। अब मान लो सेंट्रल फोर्स हमारे पास ये है, सेंट्रल फोर्स हमारे पास ये है, ठीक है, ये सेंट्रल फोर्स है। तो देखो जरा, हमें टोटल एनर्जी में क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। तो सेंट्रल फोर्स की वजह जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी सिस्टम में, वो वही पोटेंशियल एनर्जी हम यहां निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भाई, देखो पोटेंशियल एनर्जी, वही पोटेंशियल एनर्जी अपन कैलकुलेट करेंगे अभी आप। तो पोटेंशियल एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो क्या होगी बताओ, टोटल वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हुआ है वो कहां से, इंफिनिटी से आर, इंफिनिटी से आर, यानी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वही वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉपर मेथड है आपके पास, प्रॉपर टेक्निक है इसकी। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे समझो कि हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ध्यान से समझिएगा, एक है m1 एक है m2, ठीक है। m1 ऑब्जेक्ट को लाके मैंने यहां रखा, ठीक है, तो वर्क डन कितना किया भाई, 0। फिर m2 ऑब्जेक्ट को लाके मैंने यहां रखा, तो मैंने फिर वर्क डन कितना किया भाई, -g m1 m2, यानी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया हमारे पास, -g m1 m2 डिवाइडेड बाई आर, दैट इज द वर्क डन। यही वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो गया सिस्टम, यानी उसे ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी, यानी यहां पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई एक तरह की। उसी प्रकार यहां पर अब देखो, एक तो ये टेक्निक है, दूसरा हम m1 यहां पर रखा ही है। अब मान लो इस m2 ऑब्जेक्ट को ला रहा हूं, जब इस m2 ऑब्जेक्ट को लाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिख रहा हूं, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां ला रहा हूं, और मैं ला रहा हूं तो एक्सटर्नल फोर्स तो मैं ही लगा रहा हूं ना, जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, जो मैं वर्क कर रहा हूं वही वर्क है, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है सिस्टम में। सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कहीं और से नहीं आई, सिस्टम को बनाते वक्त एक्सटर्नल एजेंट ने जो काम किया, वही एक्सटर्नल एजेंट की वजह से इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई। यानी अर्थ के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आई है, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, कहां से आई भाई, ये मानो जब ये सिस्टम बन रहा था, यानी कोई एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट ने, कोई किसी ने भी मानो अर्थ या कहीं से घूमती हुई दूर से कहीं आ रही होगी और वो पास आती चली गई, और ऐसी कंडीशन बनी कि वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाए होंगे। इसमें बहुत टाइम लगा होगा, ठीक है भाई, बहुत 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 ईयर्स लगे होंगे जब ये सिस्टम, यानी जब ये सोलर सिस्टम धीरे धीरे बना होगा, ठीक है, जहां हम बेसिक वहां की हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस सिस्टम को बनाने में जो वर्क डन हुआ है, वही वर्क डन है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। इसको ऐसे समझो कि मैं एक चार्ज को लेकर आ रहा हूं, इस m2 मास ऑब्जेक्ट को ला रहा हूं, तो मैं एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाऊंगा, मैं एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाऊंगा, क्योंकि m1 इसमें है, इसमें m2 है, तो ये कैसा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव, दोनों में मास है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यानी ये कौन सा हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। मैं किधर फोर्स लगाऊंगा, मैं इधर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस ऑब्जेक्ट में किसी प्रकार की काइनेटिक एनर्जी आए, मैं इतनी स्लोली इसको ला रहा हूं, तभी जो मैंने वर्क डन किया, टोटल वर्क डन, वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाए। इसमें किसी प्रकार का एक्सेलरेशन, किसी प्रकार की वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए, इसको इतना स्लोली लाया जाता है। तो देखो जरा, एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो एफ एक्सटर्नल को क्या लिख सकते हैं, -f, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो वही टेक्निक हम यहां पर यूज करेंगे। हमें पता है कि एक्सटर्नल फोर्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको मैंने अभी समझाया है, अभी मैंने आपको समझाया है कि एक्सटर्नल फोर्स जो मैं लगा रहा हूं, जो मैं इसको ला रहा हूं धीरे धीरे, ये कौन सा है, फॉर सेंट्रल फोर्स है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, समझ रहे हो, है ना, समझ रहे हो ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है हमेशा। क्यों लगता है, ताकि सिस्टम में किसी प्रकार की काइनेटिक एनर्जी ना आ पाए, इतना स्लोली हम इसको ला रहे हैं। तो जितना फोर्स ग्रेविटेशनल होगा उतना ही एक्सटर्नल हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वही कहानी यहां पर होगी, यहां पर कोई किसी भी प्रकार का सेंट्रल फोर्स हो सकता है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स के बराबर होगा, एक तरीके से अपोजिट लगेगा। तो ये किसके बराबर, -f r,
ठीक है, बुकों में डायरेक्ट लिख दिया जाता है, मैंने आपको समझाया कि ये आया कैसे, ताकि आपको बस बेसिक चीजें समझ में आए। ठीक है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल आया यहां से, पोटेंशियल एनर्जी आई, वो आई माइनस ऑफ इंफिनिटी से आर, ठीक है, एफ आर और डी आर, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। देखो जरा ऐसे लिख देते हैं, एफ आर डॉट डी आर। चलो भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस एफ आर की वैल्यू देखो ये रही, एफ ये है हमारे पास सेंट्रल फोर्स, ये हमारे पास कैसा है, सेंट्रल फोर्स है। ठीक है भाई, कैसा फोर्स है ये हमारे पास, सेंट्रल फोर्स है। किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स की वैल्यू यहां पर रखूंगा, तो हमारे पास क्या आ गया, के अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आर कैप डॉट डी आर, आर कैप, और ये इन्फिनिटी से आर। जब हम पोटेंशियल एनर्जी को निकालेंगे तो माइनस 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 प्लस बन जाएगा, यानी के बाई आर, के बाई आर। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई, और कौन से फोर्स के लिए आई, इस सेंट्रल फोर्स के लिए हमने कैलकुलेट की है, जो किसके बराबर है, के बाई आर स्क्वायर, आर कैप के बराबर है। इस सेंट्रल फोर्स के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी आई। अब के कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये छोड़ रखा है, ये केस बनाएंगे अलग अलग, के पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, के नेगेटिव होगा तो क्या होगा। अब उसी को एनालिसिस कर रहे हैं धीरे धीरे। तो हमारे पास इस सेंट्रल फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ये मिलेगी के बाई आर। तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी हो गई यहां पर, अब सारा खेल शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहां से सारा खेल शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल फोर्स। मैं दोबारा आपको समझा रहा हूं, हम क्या पढ़ रहे हैं, सेंट्रल फोर्स। और मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल फोर्स है वो किसके बराबर है, वो के बाई आर स्क्वायर, आर कैप इसके बराबर है। जब इसके कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल निकालते, पोटेंशियल एनर्जी निकालते, तो हमारे पास क्या ही, के बाई आर है। ठीक है, यानी यहां से लिखते चले जाते हैं कि अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो क्या होगा, अगर के हमारे पास नेगेटिव है तो क्या होगा। ठीक है, चलो भाई चर्चा करते हैं। अगर के हमारे पास पॉजिटिव है तो क्या होगा, के पॉजिटिव है, इसका मतलब कैसा फोर्स है ये रिपल्सिव फोर्स है। यानी सेंट्रल फोर्स कैसा फोर्स है, रिपल्सिव इन नेचर, यानी रिपल्सिव फोर्स है। यानी किधर लगेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर लगेगा। अगर हम बात करें इसकी, के अगर नेगेटिव है तो कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी सेंट्रल फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव नेचर का है। किधर लगेगा, टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, वो हमारे पास क्या है, के बाई आर। तो ये हम चर्चा कर रहे हैं। तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या निकल कर आती है, वो आती है हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर स्क्वायर प्लस के बाई आर। ये करवाना पड़ेगा, ये आपको ड्राइव करवाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, जो ड्राइव कराने वाला हूं, जो चीजें आपको समझाऊंगा कैसे क्या बनी होगी, क्या कंडीशन किसके बराबर क्यों है, क्योंकि वहीं से अक्सर क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, घूम फिर के वहीं आ जाता है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हमारे पास इसके बराबर है। अब यहां से सारा खेल शुरू होता है। चलो भाई, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट, तो के को हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। के को हमने कैसा लिया, पॉजिटिव। अगर के हमारा पॉजिटिव है तो नंबर एक बात, फोर्स कैसा होगा, के बाई आर स्क्वायर, आर कैप। यानी कैसा है ये, कैसा फोर्स है ये, रिपल्सिव, रिपल्सिव इन नेचर, रिपल्सिव इन नेचर। रिपल्सिव नेचर का है, किधर लगेगा, किधर लगेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। यानी ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर भेजेगा, ऐसा फोर्स लगेगा। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, ठीक है, अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, यहां से अगर बात करें तो के बाई आर, ये भी कैसी, पॉजिटिव। तो इसके अंदर रखेंगे तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या बनेगी। ठीक है, एक स्टेप वाइज अपन लिखते चले जाते हैं, हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर, वही करेंगे बार बार, एल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर स्क्वायर प्लस में के बाई आर। अब देखो वी इफेक्टिव हमारे पास क्या है, नंबर 4। पॉइंट्स में लिख रहा हूं, बस याद हो जाए आपको, और कोई बात नहीं है, सेम तरीके से अपन कर रहे हैं। तो वी इफेक्टिव हमारे पास क्या आ गया, वी इफेक्टिव आ गया एल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर स्क्वायर प्लस में के बाई आर। नंबर 5 हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करना है किस किस के बार, वी इफेक्टिव और आर के बीच में। ड्रॉ ग्राफ, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन वी इफेक्टिव
वी इफेक्टिव एंड आर, वी इफेक्टिव एंड आर, वी इफेक्टिव और आर के बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम क्या कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं। इसमें दो पार्ट है तो हम इनको अलग अलग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक हमने पहले लिया एल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर स्क्वायर, एक ग्राफ हमने ये लिया, ठीक है, किस किस के बीच का, के बाई आर और आर के बीच का, ये दो ग्राफ है, ठीक है। एक ग्राफ कैसा बना, ऐसा बना, एक ग्राफ कैसा बना, ऐसा बना। भाई इन दोनों के एक थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो हमारे पास जो ग्राफ देखने को मिलेंगे वो इस प्रकार के देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इनको जो स्टैंडर्ड जो सिंपलेस्ट वे है वो आपको समझा रहा हूं कि कैसे आपको ड्रॉ करने हैं ग्राफ। अगर सेंट्रल फोर्स कैसा हो, भाई ये भी कह सकता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसपे सेंट्रल फोर्स ऐसा लग रहा है, आर का फंक्शन है, ऐसा सेंट्रल फोर्स लग रहा है, आर कैप ये लो, समझे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कैसा भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। चलो भाई, तो यहां से अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आर इज स्मॉल, आर हमारे पास क्या है, स्मॉल, तो आर स्क्वायर, देखो यहां पर आर स्क्वायर, यहां पर आर है, तो आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर। अगर आर हमारा छोटा है उसका स्क्वायर कर दे, यानी हमारे पास 0.4 है, इसका स्क्वायर कर दे तो और छोटा हो जाएगा, समझ रहे हो ना, तो ये तो और छोटा हो जाएगा। अगर ये और छोटा है और इसका रेसिप्रोकल लें तो 1/r स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/r, इसका रेसिप्रोकल रहते हैं तो 1/r स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, एक बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं। देखो भाई, एक है 5, एक है 25, 5 का स्क्वायर करे 25, इसका स्क्वायर करे 625, एक को डिवाइड करे 1/25, एक को डिवाइड करे 625 से, तो ये टर्म क्या होगी, बड़ी होगी एज कंपेयर टू 625 से, बड़ी होगी ना। तो वही हम खेल रहे हैं, तो यानी कि यहां पर 1/r स्क्वायर बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू 1/r। तो डोमिनेट कौन करेगा, कौन से टर्म डोमिनेट करेगी, पहली की दूसरी, इसमें 1/r स्क्वायर है ना, तो ये टर्म डोमिनेट करेगी, दैट इज द डोमिनेटिंग टर्म। यानी स्मॉल आर के लिए एल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, स्मॉल आर के लिए 1/r स्क्वायर इज ए डोमिनेटिंग टर्म, ये हमारे पास डोमिनेट कर रही है, ठीक है। इसी प्रकार लार्ज आर के लिए देखते हैं, ये स्मॉल आर की वैल्यू, भाई ये सेंटर है ना, सेंटर से स्मॉल आर, यानी ये वैल्यूज के लिए। अब लार्ज आर की बात करें तो ये वैल्यूज के लिए, यानी आर इज लार्ज, अगर आर हमारे पास लार्ज है तो क्या होगा, आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर बहुत बड़ा होगा, तो 1/r स्क्वायर छोटा होगा 1/r से, तो इसका मतलब यहां पर डोमिनेट कौन करेगा, लार्ज आर में 1/r, ये टर्म डोमिनेट करेगी, ठीक है। 1/r है, 1/r इज ए डोमिनेटिंग टर्म, दिस इज ए डोमिनेटिंग टर्म, ये हमारे पास डोमिनेट करेंगे, डोमिनेटिंग टर्म। जब इसका ओवरऑल ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि यही मेन ग्राफ है, यही आपको ड्रॉ करना है बार बार, तो वी इफेक्टिव और आर का ग्राफ जो हमें देखने को मिलेगा, फर्स्ट स्मॉल आर के लिए ये डोमिनेट करेगा, लार्ज आर के लिए डोमिनेट करेगा। जब हम इसका ग्राफ बनेंगे तो हमारे पास इस प्रकार का बनेगा, दैट इज द ग्राफ ओवरऑल। जब हम इसको बनाएंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके बना सकते हो, लेकिन बहुत लेंथी पड़ जाता है, तो सीधा इस तरीके से बनाएंगे, आगे आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली या तो सिंपल ही ग्राफ बनते हैं, ज्यादा टेढ़े ग्राफ नहीं बनते, आपको मैं बता रहा हूँ, सिंपल आप ग्राफ बना लोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको थोड़ी टेक्निक बताइए, स्मॉल आर के लिए ये टर्म, लार्ज आर के लिए ये टर्म, यानी हमारे पास इस प्रकार से आएगा। ये देखो ये बिल्कुल पास है, ये दूर है थोड़ा सा, तो देखो ये यहां से दूर रखा, समझ में आई बात। तो ये हमारे पास इस प्रकार का टर्म आएगा, दैट इज द वी इफेक्टिव बाई आर, ये ग्राफ आ गया। अब ग्राफ आ गया तो क्या ही है, टोटल एनर्जी लेंगे भाई, ठीक है। टोटल एनर्जी हमारे पास बताओ यहां पर क्या है, K/R पॉजिटिव, K की वैल्यू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यानी कि अगर मैं यहां से बात करूं तो टोटल एनर्जी हमारे पास कैसी है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो टोटल एनर्जी हमेशा इस केस में कैसी बनेगी, ए की बनेगी, दैट इज द ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि के हमने कैसा लिया है, पॉजिटिव लिया है, के हमने कैसा लिया, पॉजिटिव लिया। तो टोटल एनर्जी हमारे पास कैसी बनी, पॉजिटिव, क्योंकि तीनों का सम है, या तो 0 या पॉजिटिव, 0 को फायदा नहीं है केस, यहाँ केवल पॉजिटिव की हम बात करें। अब देखो ये V इफेक्टिव है, ये पॉइंट, अब ये पॉइंट क्या है, V इफेक्टिव क्या बड़ा है यहां पर किससे, E से, E से बड़ा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट, ये पॉइंट A बोल देते हैं, ये पॉइंट B बोल देते हैं, ये पॉइंट B, और नीचे वाले पॉइंट को अपन C बोल देते हैं, आपको समझाता हूं, ठीक है। अब देखो
इस पर्टिकुलर पॉइंट पर V इफेक्टिव किसके बराबर है भाई, ये V इफेक्टिव की वैल्यू और E की वैल्यू बराबर है। इस पॉइंट पर V इफेक्टिव हमारा क्या है, छोटा है किससे, E से। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से, इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि E माइनस V इफेक्टिव लेस देन 0। इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, इस वैल्यू को लिख सकता हूं मैं E माइनस V इफेक्टिव इज ग्रेटर देन 0। और ये वैल्यू हमारे पास क्या है, E माइनस V इफेक्टिव बराबर 0। क्लासिकली अलाउड रीजन, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन, कंडीशन कंडीशन E माइनस V इफेक्टिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो क्लासिकली अलाउड रीजन, अगर लेस देन 0 तो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। यही कंडीशन मैंने आपको लिखाई थी, तो यही कंडीशन आपको समझाना चाह रहा हूं इस ग्राफ में। यानी ए जो पॉइंट है, यानी बी से ऊपर के जितने भी पॉइंट है, बी से ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे कैसे होंगे, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, क्योंकि E माइनस V इफेक्टिव लेस देन 0। तो ये रीजन कैसा बना, क्लासिकली। और इससे बी से नीचे इधर जितने भी पॉइंट होंगे हमारे पास, वो सारे के सारे कैसे होंगे, क्लासिकली अलाउड रीजन। आपको अभी थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई, और करीब से अपन चलेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। तो ये हमारे पास क्लासिकली अलाउड रीजन, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, ये आपको समझाने के लिए मैंने ये सब बनाया था। तो यानी यहां से हमारे पास एक बात पता चल गई कि क्लासिकल अलाउड रीजन, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन हमारे पास है क्या, ये हमने डाला स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर रीजन बना, ये सेंटर था, ये क्या था हमारे पास, सेंटर। यानी ये जो रेडियस बना, यानी इस सेंटर से ये जो रेडियस बना आर नोट, इस रीजन में ऑब्जेक्ट मिल ही नहीं सकता। ये कैसा है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। कैसा रीजन है ये हमारे पास, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। कैसा रीजन है ये, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। कैसा रीजन है ये, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है। और हमारे पास यहां पर ये जो रीजन बना, यानी आर के बाद, यानी ये 0 से आर, ये रीजन बन गया। अब आर जो रेडियस आर नोट से बड़ा है, ये पूरा का पूरा रीजन, ये कैसा बना, क्लासिकली अलाउड रीजन, क्लासिकली अलाउड रीजन। कैसा रीजन है ये, क्लासिकली अलाउड रीजन, यानी आर के बाद से, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर से आर नोट, यानी मिनिमम पास कितना आ सकता है सेंटर के पास ऑब्जेक्ट, वो आर नोट, इससे ज्यादा वो पास आ ही नहीं सकता, क्योंकि अलाउड नहीं है उसको ये रीजन। सेंटर, ये सेंटर दर्शा रहा है, ये जो ओरिजिन लिया है ये सेंटर बताएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट उस सेंटर के अबाउट मूव करेगा, क्योंकि सेंट्रल फोर्स पड़ रहा है कि ऑब्जेक्ट किसी सेंटर के अबाउट मूव करेगा ही करेगा, और जो फोर्स लगेगा वो सेंटर के अबाउट ही लगेगा। समझ में आई बात। तो जो सेंटर, यानी जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है, जो मूव कर रहा है, तो वो किसी सेंटर के अबाउट मूव करेगा, तो उस सेंटर के सबसे करीब कितना आ सकता है, आर नोट, इससे ज्यादा पास नहीं आ सकता, क्योंकि इससे ज्यादा पास उसको अलाउड ही नहीं है इस पर्टिकुलर एनर्जी के लिए। इससे ज्यादा उसके पास अलाउ नहीं है, अगर उसके पास इतनी एनर्जी है तो। ठीक है, उससे ज्यादा दूर कहीं भी जा सकता है, कहीं जाओ कोई मतलब नहीं, लेकिन उसकी बाउंड्री सेट है कि तो इससे ज्यादा करीब नहीं आ सकता। समझ में, दैट इज द क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, दैट इज द क्लासिकली अलाउड रीजन। अब इसको हम एनालिसिस करते हैं। अब हमने जो एक ग्राफ बनाया, इसको हम सारे का एनालिसिस करेंगे। देखो ध्यान से जरा, ये है सेंटर जिसके अबाउट ये घूम रहा है, ये है सेंटर जो हमने ओरिजिन लिया, और यहां कई ऑब्जेक्ट है भाई। दो बॉडी को सिंगल बॉडी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे हम सन और अर्थ को लेते हैं, तो इन दो को हमने सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। जहां पर सन है उस पर हम सेंटर मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। भैया ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारे पास सन है और ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है ना। इन दोनों को हमने क्या किया, सिंगल बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। सन की जगह हम क्या ले लेंगे, ओरिजिन, क्योंकि सन बहुत हैवी है। जैसे हमने प्रोटॉन की जगह क्या ले लिया था, सेंटर, और इलेक्ट्रॉन को उसके चारों तरफ चक्कर लगा दिया था, क्योंकि जो रिड्यूस मास था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर आया था। समझ में आई बात, चक्कर, तो वही कहानी। तो ये हमारे पास सन और ये अर्थ है, तो अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। रिड्यूस मास आता है जब इस प्रकार से आता है, ठीक है, तो वही कहानी। समझ में आई बात, है ना। तो हमारे पास कहीं दूर पर कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई सेंटर है जिसके अबाउट ये चक्कर लगाएगा। तो इसके अंदर इनिशियली क्या है, रेडियल काइनेटिक एनर्जी है, खाली रेडियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कहीं इंफिनिटी पर दूर है, तो रेडियल काइनेटिक एनर्जी। और रेडियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर क्या है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास क्या है, रेडियल काइनेटिक एनर्जी। ये लो भाई, ये लो, ऐसे लो, रेडियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या है इसमें, रेडियल काइनेटिक एनर्जी। अब रेडियल काइनेटिक एनर्जी, अब देखो जरा एक और बात,
टोटल एनर्जी हमने हमारे पास कैसी है पॉजिटिव, टोटल एनर्जी हमने कैसी ली है पॉजिटिव, यानी जो E है हमारे पास वो कैसी है भाई ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, टोटल एनर्जी पॉजिटिव है तो E की वैल्यू क्या होगी जो ट्रेजेक्टरी बताएगा 1 प्लस 2E L स्क्वायर म्यू के स्क्वायर, के कैसा है पॉजिटिव, एंगुलर मोमेंटम पॉजिटिव होता है, रिड्यूस मास पॉजिटिव, यानी ये पूरी टर्म कैसी बन गई पॉजिटिव, 1 प्लस समथिंग यानी E की वैल्यू हमारे पास क्या है ग्रेटर देन 1, यानी जो पाथ होगा वो कैसा होगा हाइपरबोला, यानी ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा उस सेंटर के अबाउट वो कैसा करेगा हाइपरबोलिक पाथ में, हाइपरबोला पाथ कैसा होगा उसका हाइपरबोला। अब देखो जरा, अब ये रेडियल इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट है जो आ रहा है जिसका मास रिड्यूस है, इस सेंटर के अबाउट ये घूम रहा है, तो जब ये आएगा आएगा तो ये निकल जाएगा ऐसे, ये आ रहा है, आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये आ रहा है भाई, आ रहा है, तो इस पर फोर्स कैसा लग रहा है, इस केस में कैसा फोर्स लिया था हमने, देखो केस फर्स्ट के पॉजिटिव कैसा था रिपल्सिव, तो सेंटर से दूर की तरफ उसको मोड़ेगा, यानी ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर की तरफ बेंड करेगा, ठीक है, और उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी हाइपरबोला, ठीक है भाई, मिनिमम दूर कितनी आ सकता है आर नोट रेडियस, तो यानी ये जो ऑब्जेक्ट है मिनिमम कितना आ सकता है पास, ये जो रेडियस है आर नोट इतना पास आ सकता है, इससे ज्यादा पास आ ही नहीं सकता, तो ये जब ऑब्जेक्ट आएगा तो होगा क्या इसके साथ समझिएगा, ठीक हो, ये है आर नोट, तो ये आएगा ऐसे 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 निकल जाएगा, ये इसके ट्रेजेक्टरी में, ये इससे ज्यादा पास नहीं आ सकता, यानी ये जो आर नोट जो रेडियस बना है ना भाई, ये जो आर नोट रेडियस बना है इस रेडियस से ज्यादा करीब नहीं आ सकता इस सेंटर के, वापिस ही लौट जाएगा, ठीक है, जैसे सन के चारों तरफ और भी कई चीज आ रही होंगी वो निकल जा रही होंगी वापस, वो डिपेंड करता है कंडीशन कैसी बन रही है, ठीक है, और भाई सेंटर पे हम सन ही मान रहे हैं एक तरीके सन पर, सन और अर्थ ले ले, सन के साथ कोई और पत्थर ले ले जो यूनिवर्स में घूम रहा है, क्या वो कोई प्लेनेट बन जाएगा, अगर वो चक्कर लगाने लग गया अर्थ सन के चारों तरफ, ठीक है, तो वो प्लेनेट बन जाएगा एक तरीके से, क्या वो चक्कर लगाए क्या कंडीशन बनेगी उसी प्रकार का कुछ है, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास अंतरिक्ष में और ये कोई सेंटर है जहां पर सन है, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है और सीधा ऐसे निकल जा रहा है, ऐसे कंडीशन बनी होगी ऐसी, आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, समझ रहे हो, है ना, क्योंकि यहां पर जो फोर्स है वो रिपल्सिव है तो इसको क्या करेगा दूर ढकेलेगा, और मिनिमम कितना पास आ सकता है इसके, मिनिमम आर नोट दूरी पर आ सकता है, दैट इज द रेडियल, ये रेडियल काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी इंक्रीज करेगी, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है हमारे पास आर बराबर आर नोट, इस पर्टिकुलर पॉइंट ग्राफ में देखो आर बराबर आर नोट, इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी किसके बराबर है वी इफेक्टिव के, यानी यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टोटल एनर्जी किसके बराबर है वी इफेक्टिव, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट पर रेडियल काइनेटिक एनर्जी क्या है 0, एट पॉइंट ए पॉइंट पर रेडियल काइनेटिक एनर्जी, पहला रेडियल काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर बराबर 0 हो जाता है, दूसरा टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है वी इफेक्टिव के बराबर, ठीक है, और वी इफेक्टिव किसके बराबर है एल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर स्क्वायर प्लस में के बाई आर, इस पर्टिकुलर कंडीशन, ये लो भाई, कैसी ट्रेजेक्टरी हाइपरबोला में गया, ये केस फर्स्ट था, के को हमने कैसा लिया पॉजिटिव, अब के को हम कैसा लेंगे नेगेटिव, केस नंबर सेकंड, अब उसके कई पार्ट बनेंगे वही अब हमें एनालिसिस करना है, यानी कि केस नंबर सेकंड, अब इसके कई पार्ट बनेंगे, अब जरा पढ़ते चलते हैं, ठीक है, के को हम कैसा ले रहे हैं, के को हम ले रहे हैं के इज इक्वल टू नेगेटिव, के को हम कैसा ले रहे हैं नेगेटिव, चलो भाई के को हम नेगेटिव लेंगे तो पॉइंट्स में जैसे हमने पहले पॉइंट्स बनाए थे वैसे ही, ठीक है, तो फोर्स कैसा बनेगा, ठीक है भाई फोर्स बताओ, फोर्स यहां पर पहला फोर्स एफ आर कैसा माइनस के बाई आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है, तो ये कैसा फोर्स है भाई ये, ठीक है, कैसा है अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी ऑब्जेक्ट को ही अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, दूसरा टुवार्ड द सेंटर, फोर्स किधर लगेगा सेंटर की तरफ, टुवार्ड्स द सेंटर, फोर्स लगेगा किधर सेंटर की तरफ लगेगा, नंबर 2
पोटेंशियल बताओ क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, माइनस के बाई आर। कैसी है ये, नेगेटिव है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की नेगेटिव आई। नंबर 2। नंबर 3, टोटल एनर्जी बताओ भाई, टोटल एनर्जी हमारे पास क्या बनेगी, हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर जमा में एल स्क्वायर टू म्यू आर स्क्वायर माइनस के बाई आर। तो यहां पर हमारे पास जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कैन बी जीरो, टोटल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, और टोटल एनर्जी कैन बी नेगेटिव। पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है यहां पर। टोटल एनर्जी जीरो हो सकती है, टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, टोटल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, टोटल एनर्जी हम तीनों केस लेंगे, है ना, अलग अलग बनाएंगे। टोटल एनर्जी कैन बी जीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कैन बी जीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इन तीनों में से कोई भी केस बन सकता है भाई। टोटल एनर्जी है, ये डिपेंड करेगा एक पोटेंशियल पे। पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों को मिला के ज्यादा हुई तो नेगेटिव बन जाएगी, जितनी ये पोटेंशियल एनर्जी है जितना इन दोनों का समय उसके बराबर हुई तो जीरो बन जाएगी। अगर ये दोनों डोमिनेट करेंगी तो ये हमारे पास नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये आ गया 3। देखो सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस में अपन चलेंगे। अच्छा जी, अब लो इफेक्टिव पोटेंशियल हमें बनाना है, नंबर 4 पॉइंट। और वी इफेक्टिव, तो वी इफेक्टिव हमारे पास क्या है, ग्राफ ड्रॉ करना है ना। वी इफेक्टिव हमारे पास है क्या, एल स्क्वायर अपॉन टू म्यू आर स्क्वायर माइनस के बाई आर। ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाओ भाई, इसका ग्राफ बनाओ। ठीक है, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ये क्या है, माइनस के बाई आर, ये आर। ये हमारे पास क्या है, एल स्क्वायर अपॉन टू म्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ ऐसे होगा, इसका ग्राफ है। कौन किस रीजन में डोमिनेट करेगा वो कैसे निकालेंगे, वो आपको बताया। आर इज स्मॉल, आर इज स्मॉल। अगर आर हमारे पास स्मॉल है तो आर स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा आर से। ठीक है, तो 1 बाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 1 बाई आर से। तो दिस टर्म इज डोमिनेटिंग, दिस टर्म इज डोमिनेटिंग, जिसमें 1 डोमिनेटिंग यानी यहां पर स्मॉल आर के लिए ये टर्म डोमिनेट करेगी, यानी डोमिनेट करेगी। इसका मतलब ये वाली टर्म हमारे यहां पर क्या करेगी, डोमिनेट। अब लो भाई, इस वाले केस में देखो, आर इज लार्ज। आर अगर हमारे पास लार्ज है तो क्या होगा, यानी आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर, यानी 1 बाई आर स्क्वायर इज लेस देन 1 बाई आर। ठीक है, यानी 1 बाई, यहां पर डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है, ये दिस टर्म इज डोमिनेटिंग, दिस टर्म इज डोमिनेटिंग टर्म या डोमिनेटिंग है, दिस टर्म इज डोमिनेटिंग है, दिस टर्म इज डोमिनेटिंग फॉर लार्ज आर। ठीक है, ठीक है, दिस टर्म इज डोमिनेटिंग टर्म, यहां पर ये डोमिनेट करेगी। तो इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे एग्जैक्टली तो हमारे पास ग्राफ जो आएगा, ध्यान से समझना भाई, जो ग्राफ जो आएगा, अब ग्राफ ही बनेगा एक में पूरे में। अब देखो ग्राफ जो आएगा, ठीक है, यहां पर हमने इन दोनों को कंबाइन करके बना रहे, वी इफेक्टिव और ये क्या है, आर। अब ध्यान से समझना, स्मॉल आर के लिए ये ग्राफ डोमिनेट करेगा, लार्ज आर के लिए ये ग्राफ डोमिनेट करेगा। तो यानी कि यहां पर हमें जो कर्व मिलेगी वो इस प्रकार की मिलेगी, दैट इज द वी इफेक्टिव वर्सेस आर जो हमें ड्रॉ करना है। अब यहां पर बनेंगे केस अलग अलग, तो अब हम केस अलग अलग पेन से पढ़ेंगे। तो केस सेकंड का ए पार्ट, टोटल एनर्जी हम यहां पर कैसी ली, मैंने ली टोटल एनर्जी पॉजिटिव, टोटल एनर्जी पॉजिटिव। तो इसे वी इफेक्टिव पे डालो, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, टोटल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, टोटल एनर्जी कैन बी नेगेटिव। ये रहा ग्रेटर देन जीरो, यहां पर टोटल एनर्जी हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी इस केस में। ठीक है, तो हमने टोटल एनर्जी को कैसा लिया, पॉजिटिव। जब टोटल एनर्जी पॉजिटिव ली तो मेरे को एक बात बताओ, टोटल एनर्जी हमारे पास कैसी है, पॉजिटिव। टोटल एनर्जी हमारे पास कैसी है, पॉजिटिव। तो ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, पाथ। पाथ के लिए हम क्या बात करते हैं, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला 1 प्लस 2e l स्क्वायर म्यू के स्क्वायर।
तो ये टर्म कैसी होगी, पॉजिटिव, यानी E इज ग्रेटर देन 1। भाई दो पॉजिटिव, E पॉजिटिव, L पॉजिटिव, म्यू के स्क्वायर पॉजिटिव, E इज ग्रेटर देन, यानी पाथ कैसा होगा, हाइपरबोलिक पाथ। हाइपरबोलिक पाथ, हाइपरबोलिक पाथ होगा। अच्छा जी, कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव, यानी फोर्स किधर लगेगा, कैसे नेचर का है, अट्रैक्टिव इन नेचर। फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव इन नेचर यानी अट्रैक्टिव यानी नेचर की तरफ, यानी अट्रैक्टिव नेचर का है। किधर लगेगा, टुवार्ड द सेंटर, टुवार्ड्स द सेंटर, यानी सेंटर की तरफ इस पर फोर्स लगेगा। तो यानी पाथ कैसे बनेगा, अब देखो फिर से वही केस, वही अब हम सारी कहानी पढ़ते चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो फॉरबिडन और अलाउड रीजन, ये जो रीजन बना यहां पर, ये वाला, ये जो रीजन है, यानी ये ओरिजिन था, ये जो रीजन, ये हमारे पास जो रीजन है आर नोट, ये कैसा रीजन है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, फॉरबिडन रीजन, ठीक है। और बाकी हमारे पास जो ये रीजन है, ये कैसा बना, यहां पर ये पूरा का पूरा ये कैसा है, क्लासिकली अलाउड रीजन। ठीक है, ये पूरा का पूरा, यानी आर की वैल्यू आर नोट से कुछ भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम सेंटर के पास कितना आ सकता है, आर नोट। ठीक है, इसका ग्राफ बना दो, इसका ग्राफ बना दो, ये लो भाई, ये हमारे पास सेंटर है जिसके अबाउट ये मूव करेगा। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है आर नोट, ऑब्जेक्ट हमारा आ ही रहा है इधर से ऐसे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, वैसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी कैसी है, हाइपरबोलिक, कैसे जाएगा ये ऐसे जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। क्या थी इसमें, क्योंकि इसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा, या फिर इसको ऐसा बना लो यार, यहां ले लो इसको ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, इनिशियली ऑब्जेक्ट कहां था, यहां पर था, यानी इन्फिनिटी पे। इनिशियली क्या थी, रेडियल काइनेटिक एनर्जी, रेडियल काइनेटिक एनर्जी थी, वो क्या थी, हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर। अभी धीरे धीरे पास आता चला गया, आता चला गया। अब देखो नेचर कैसा था, अट्रैक्टिव नेचर का था, हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी थी, तो यानी अट्रैक्टिव नेचर था, तो इस ऑब्जेक्ट को सेंटर, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसको ऐसे बेंड कर देता है, इधर दूर नहीं फेंकता, इसको इस तरफ बेंड कर देता है। ठीक है, और ये सबसे क्लोज किधर आ सकता है, ये इसकी क्लोजेस्ट पॉइंट है आर नोट, इससे ज्यादा करीब ये ऑब्जेक्ट इसके आ ही नहीं सकता। ये इसका क्या है, क्लोजेस्ट पॉइंट है, इससे ज्यादा करीब नहीं आ सकता, यानी आर नोट। इसे ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है इन्फिनिटी से, ये आर नोट यानी इस सेंटर से इससे ज्यादा क्लोज नहीं आ सकता। बाकी आर नोट से दूर कहीं भी हो, पहले भी था बाद में भी है, आर नोट की वैल्यू बढ़ रही है। ये निकल गया ऐसे, ये निकल गया, क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर का है, तो ये इस तरीके से घूम जाएगा। क्लियर भाई बात, ठीक है। तो अब अपन अगला केस इसी में पढ़ते चले जाएंगे, अलग अलग एनर्जी का केस लेके बनेगा। केस नंबर बी, टोटल एनर्जी को अब हमने क्या लिया, जीरो। टोटल एनर्जी देखो हमने यहां पर, अब देखो इसको भी वही तरीके से पढ़ सकते हो। देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, वी इफेक्टिव। ये रहा टोटल एनर्जी, देखो उस पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है, ये रहा टोटल एनर्जी आर नोट पर, टोटल एनर्जी किसके बराबर है, वी इफेक्टिव। इस पॉइंट को बी बोल देते हैं, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पर पहला पॉइंट क्या है, ठीक है, रेडियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो, यानी हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर बराबर जीरो। नंबर दूसरा, टोटल एनर्जी किसके बराबर, वी इफेक्टिव के बराबर, यानी एल स्क्वायर अपॉन टू म्यू आर स्क्वायर प्लस माइनस में के बाई आर, इसके बराबर होता है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं ऊपर, ये हो गया। अब टोटल एनर्जी मैंने क्या ली, जीरो। अब टोटल एनर्जी जीरो लेंगे, फिर से वही ग्राफ, ग्राफ तो वही बनेगा भाई, यहां पर वी इफेक्टिव और यहां पर आर, ये ग्राफ था इस प्रकार से। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है ना।
ऐसे ये रहा ओरिजिन है वी इफेक्टिव और ये आर, ठीक है भाई, है ना। अच्छा अब टोटल एनर्जी हमने क्या ली, जीरो। भाई पॉजिटिव के लिए तो वही ट्रेजेक्टरी बनेगी, बस आर नोट रेडियस बदलता चला जाएगा, ठीक है। ये है E बराबर जीरो। अब यहां पर आर नोट क्या है, ये बना। अब ये जो रीजन है, ये कैसा रीजन है, ये वाला फोरबिडन रीजन। और हमारे पास ये जो रीजन है, ये वाला, ये कैसा रीजन है, अलाउड रीजन, क्लासिकली अलाउड रीजन। क्लासिकली अलाउड रीजन। अब जो ये रेडियस बना, ये क्या बना, ये रेडियस, ये रहा हमारे पास रेडियस, ठीक है। ये रेडियस होगा, दैट इज द आर नोट। ये हमारे पास रेडियस है आर नोट, ठीक है। हाँ भाई समझ में आया कि नहीं आया, दैट इज द आर नोट। अब देखो टोटल एनर्जी हम लिख चुके हैं, टोटल एनर्जी किसके बराबर ली हमने, जीरो के बराबर, ठीक है। तो हम बात करेंगे पाथ की, कैसे बात की, पाथ की बात करेंगे, ट्रेजेक्टरी की बात करेंगे, जैसे हमने पहले किया था। देखो यहां पर देखो पाथ की, ठीक है। टोटल एनर्जी जीरो थी, तो ट्रेजेक्टरी यानी ई की वैल्यू हमें कौन बताएगा, यही बताएगा, 1+1+2E L स्क्वायर अपॉन म्यू के स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो टोटल एनर्जी जीरो, तो ई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1। अगर ई की वैल्यू 1 के बराबर है तो ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ। कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ। फोर्स कैसा लग रहा है, अट्रैक्टिव इन नेचर, याद रखो अट्रैक्टिव नेचर के लिए अपन बनाए थे ग्राफ, अट्रैक्टिव नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। कैसा नेचर का है, अट्रैक्टिव नेचर का है। किधर लग रहा है, टुवर्ड द सेंटर, किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ ये हमारे पास लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। ये हमारे पास किधर लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सेंटर की तरफ लग रहा है। पैराबोलिक पाथ है, अट्रैक्टिव नेचर का है, और ये सेंटर की तरफ लग रहा है। तो वही कहानी बनेगी यहां पर भी, ठीक है। लेकिन इस बार जो ट्रेजेक्टरी है वो कैसी होगी, पैराबोलिक होगी, यानी सेंटर ये था हमारे पास, ठीक है। और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट था, यहां पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, ये रहा। इसमें क्या थी, रेडियल काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर। ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, निकल जाएगा ऐसे, ऐसे निकल जाएगा। ये आया आया, समझे। ये कैसे फिर से बना देते हैं, ये हमारे पास सेंटर था, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, सेंटर। पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक अट्रैक्टिव नेचर का है, यानी सेंटर के, यानी अपनी तरफ इसे इसको एक खींचेगा, तो ये आया 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 चला गया, ये ऐसे निकल गया, निकल गया भाई। क्लोजेस्ट पॉइंट क्या है इसका, ये दैट इज द आर नोट, यानी इससे ज्यादा करीब ये नहीं आ सकता। ये क्लोजेस्ट अप्रोच है, ये पर्टिकुलर पॉइंट। यहां पर टोटल एनर्जी किसके बराबर है, वी इफेक्टिव, और वो किसके बराबर है, जीरो। देखो भाई टोटल एनर्जी किसके बराबर है, वी इफेक्टिव। टोटल एनर्जी किसके बराबर है, ये पर्टिकुलर पॉइंट, वी इफेक्टिव बराबर टोटल एनर्जी, और ये किसके बराबर है, जीरो, जीरो के बराबर। और इस पॉइंट पर रेडियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, रेडियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। रेडियल काइनेटिक एनर्जी हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर बराबर जीरो। इस पॉइंट को बी बोल देते हैं, यानी एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर क्या हुआ, हमारे पास टोटल एनर्जी किसके बराबर है, टोटल एनर्जी जीरो के बराबर है। दूसरा टोटल एनर्जी और वी इफेक्टिव बराबर है, वो भी जीरो के बराबर, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यानी वी इफेक्टिव की वैल्यू जीरो के बराबर, तो इसका मतलब एल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर स्क्वायर माइनस के बाई आर किसके बराबर, जीरो के बराबर। नंबर थर्ड, ठीक है, रेडियल काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर किसके बराबर, जीरो के बराबर। यानी ये जब दूर से आ रहा था तो वो रेडियल काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे इसमें पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगी, एनर्जी कंजर्व रहती ही है हमारी, क्योंकि टोटल एनर्जी तो फिक्स है, वो चेंज नहीं करेगी, ठीक है भाई। समझे कि नहीं समझे,
चलो भाई अब अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये इसकी इस प्रकार से ट्रेजेक्टरी रहेगी। अगला, अब टोटल एनर्जी नेगेटिव लेते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं सी और डी पार्ट जो मैं कराने वाला हूं, यानी या तो इलिप्स बोलेगा या सर्कल बोलेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, चलो भाई अगला केस नंबर सी। टोटल एनर्जी कैसी ली हमने? नेगेटिव। टोटल एनर्जी हमारे पास कैसी है? नेगेटिव। ठीक है भाई, सेम सेम कहानी है। देखो जरा यहां से टोटल एनर्जी हमारे पास कैसी थी? ए से पॉजिटिव थी, टोटल एनर्जी हमने कैसे ली? नेगेटिव इस बार। ठीक है, वही ग्राफ वही है, उसी ग्राफ के लिए पढ़ रहे हैं, ग्राफ हमारे पास वही है। ठीक है भाई, ग्राफ हमारे पास वही है। देखो अगला अगला कर, यानी इस केस में हम टोटल एनर्जी को नेगेटिव ले रहे हैं, ग्राफ वही है आर और ये वी इफेक्टिव, और ये हमारे पास इस प्रकार से ये ग्राफ है। इस बार टोटल एनर्जी हमने कैसी ली? नेगेटिव। ये रही टोटल लेस देन 0। केस नंबर सी, टोटल एनर्जी कैसी ली? नेगेटिव, यानी कि E लेस देन 0। पाथ कैसा होगा ये जरा देख लेते हैं। E की वैल्यू का फॉर्मूला 1 + 2 E L स्क्वायर म्यू के स्क्वायर। अब E नेगेटिव है तो टर्म कैसे बन गई? नेगेटिव। एक में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको अंडर रूट रहेंगे तो वो वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 1। एक से छोटी आएगी, अगर एक से छोटी है तो कैसा होगा? इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ कैसा पाथ होगा? इलिप्टिकल पाथ होगा, यानी कैसे में घूमेगा? इलिप्स में वो घूमेगा। अब अलाउड रीजन, फॉरबिडन रीजन, यहां पर ये देखो एक ये जो रीजन है हमारा कैसा है? फॉरबिडन, क्योंकि यहां पे टोटल बी इफेक्टिव ई से बड़ा है, तो ये कैसा रीजन बना? फॉरबिडन रीजन, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। ये रीजन कैसा बना? यहां पर भी वी इफेक्टिव, हमारे पास वी इफेक्टिव जो है टोटल एनर्जी से ज्यादा है, तो ये रीजन भी हमारे पास कैसा बना? क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। क्लासिकली फॉरबिडन रीजन कैसा रीजन बना? क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। यानी अलाउड रीजन कौन सा है? ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है वो इस रीजन में रह सकता है, तो ये हमारे पास कौन सा है? क्लासिकली अलाउड रीजन। अलाउड रीजन, यानी रेडियस फिक्स हो रहा है। यहां पर रेडियस देखो क्या बना? एक रेडियस ये बना जिसको हम बोलेंगे आर ए, एक रेडियस ये बना, ये वाला, यानी ये वाला जिसको हमने बोला आर बी, यानी इस रेडियस के अंदर ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा। ठीक है, आर ए और आर बी के बीच में। ठीक है, अब इलिप्टिकल पाथ है के हमें पता ही कैसा ले रखा था? नेगेटिव था के हमारे पास, तो कैसा है? अट्रैक्टिव नेचर का है, अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव नेचर का है। किधर लगेगा? टुवार्ड द सेंटर। किधर लगेगा भाई? सेंटर की तरफ लगेगा, यानी टुवार्ड द सेंटर। किधर लगेगा? सेंट्रल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ है, तो लो भाई इसका भी ग्राफ बना लो। यहां पर ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या है? इन्फिनिटी पर था, जिसमें क्या था? रेडियल काइनेटिक एनर्जी थी। हमारे पास केवल क्या था? रेडियल काइनेटिक एनर्जी के अंदर ये आ रहा था, यानी हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर। ठीक है, ये सेंटर है भाई, ये हमारे पास क्या है? सेंटर है, ये है सेंटर। ये है सेंटर ओरिजिन। ऑब्जेक्ट आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और ऐसे चक्कर लगाने लग गया। इस सेंटर के अबाउट ये घूमने लग गया, ऐसे आया और ऐसे निकला, और ये ऐसे चक्कर लगाने लग गया। अब जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वो क्या है? ये, और सबसे दूर पॉइंट है वो क्या है? ये है आर ए पॉइंट और ये है आर बी पॉइंट। इसको रेडियस है ये हमारे पास, ये हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये आर ए, जो पास वाली जो दूर वाली है वो बी। ठीक है, इनको नाम भी दे देते पॉइंट को, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं। ए और बी पॉइंट है। यहां पर टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? वी इफेक्टिव के बराबर होगी। यहां पर भी टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? वी इफेक्टिव के बराबर होगी। एट पॉइंट
एट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं, तो टोटल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होगी, वी इफेक्टिव के बराबर होगी। नंबर दूसरा हमारे पास जो है वो ये है कि इसका जो रेडियल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि टोटल एनर्जी वी इफेक्टिव के बराबर है, तो रेडियल काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, जीरो। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट में हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। यानी रेडियल काइनेटिक एनर्जी ए और बी पॉइंट पर क्या किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी। यानी डी आर बाई डी टी किसके बराबर लिखते हैं अपन, जीरो के बराबर लिखते हैं इस पर्टिकुलर केस में। एक तरीके से ये बात समझने वाली है, ठीक है। देखो इलिप्स में घूम रही है, यहां से ही पता चल रहा है इलिप्स में घूम रही है, ठीक है, हमारे पास है ना, अट्रैक्टिव नेचर का है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव, मतलब बहुत ज्यादा। देखो देखो याद समझना, ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। टोटल एनर्जी जो हमारे पास वो क्या लिखा था मैंने, हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर जमा में एल स्क्वायर अपॉन टू म्यू आर स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास आया माइनस के बाई आर। यानी टोटल एनर्जी ये हमारे पास ई कैसी आ रही है, नेगेटिव। नेगेटिव कब आई होगी, जो हमारे पास फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। यानी टोटल एनर्जी इस सिस्टम की नेगेटिव, यानी ये सिस्टम कैसा, बाउंडेड सिस्टम है। ये सिस्टम कैसा बनेगा, बाउंडेड। यानी टोटल एनर्जी जब भी नेगेटिव होती है तो सिस्टम बाउंडेड होता है। तो ये ऑब्जेक्ट आया और चक्कर लगाने लग गया, कैसा बन गया, बाउंडेड बन गया। अब ये जिंदगी भर इस इलिप्स में ही चक्कर लगा रहा हूं। यही हमारी अर्थ के साथ हुआ होगा। अर्थ और सन, सन ये इधर था, अर्थ कहीं आ रही होगी और इस प्रकार से उसकी ऐसी कंडीशन बनी होगी कि वो इस प्रकार से अर्थ के चारों तरफ इलिप्स में चक्कर लगाने लगे। ऐसी सिचुएशन बनी होगी क्योंकि अर्थ में भी मास और सन में भी मास, दोनों में मास है। फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। कैसा है, अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव है तो सिस्टम कैसा बना है, उसने बाउंडेड बना दिया। इस प्रकार की उसकी कोई कंडीशन नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास चीजें हैं जो हमने पढ़ी। आज का आखिरी केस लास्ट है, ठीक है, केस नंबर डी। ये आपको बेसिक चीजें थी जो मेरे को आपको बतानी थी, मैंने आपको समझा दी। ध्यान से समझना, यहां पे एक और बात ध्यान देना, नंबर 3 पॉइंट लिखना चाहो तो, जो वी इफेक्टिव है हमारे पास आर मिनिमम पर जो है, और जो वी इफेक्टिव हमारे पास आर मैक्सिमम पर है, वो बराबर है। ये मिनिमम दूरी है, मैक्सिमम दूरी। यानी अर्थ जब सन के सबसे करीब होता है, अर्थ जब सन से सबसे ज्यादा दूर होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इफेक्टिव पोटेंशियल बराबर होते हैं। रेडियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होती है भाई। सब समझ में आई बात। चलो भाई, अब अपन चलते हैं केस नंबर आखिरी, केस नंबर डी, ठीक है भाई। केस नंबर डी, सेकंड का डी, वही केस। ये लो भाई, ये हमारे पास वी इफेक्टिव ग्राफ तो यही था, ये आर था, और ये ग्राफ इस प्रकार का आया था। और हमने इस बार टोटल एनर्जी जो ली वो ये ली, टोटल एनर्जी नेगेटिव ली, लेकिन इसके बराबर। टोटल एनर्जी हमारे पास क्या है, लेस देन जीरो, लेकिन मिनिमम टोटल एनर्जी है। मिनिमम यानी ई क्या है हमारे पास, मिनिमम टोटल एनर्जी ली, और वो क्या ली हमने, नेगेटिव ली। क्या ली मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव ली। टोटल एनर्जी हमने कैसे ली, नेगेटिव। पाथ कैसा होगा, पाथ बताओ भाई, पाथ, ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर यानी एक ही एनर्जी, एक ही रेडियस एग्जिस्ट कर रहा है। यही एक मात्र रेडियस है। ये रीजन कैसा बन गया, आर नॉट। अरे भाई समझ रहे हो ना, अरे भाई यानी ये जो रेडियस है ये कैसा बना, आर नॉट, ठीक है। तो भाई ध्यान से समझना, ये एकमात्र है, केवल ये रेडियस आर नॉट ही रेडियस एग्जिस्ट कर रहा है। यानी पाथ कैसा होगा इसका, हम जब पाथ की बात करेंगे तो ई किसके बराबर आता है, जीरो के बराबर आता है। और इसका पाथ कैसा है, सर्कल। किसमें घूमेगा, ये सर्कल के अंदर घूमेगा, यानी सर्कुलर पाथ इसका होगा। कैसा पाथ होगा इसका, सर्कुलर पाथ होगा। टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, वो ये होती है, ठीक है, किसके बराबर, 1 + 2e एल स्क्वायर अपॉन 2 सॉरी म्यू के स्क्वायर, ठीक है। टोटल ई किसके बराबर, जीरो के, यानी जीरो इज इक्वल टू ये बन गया 1 + 2e एल स्क्वायर म्यू के स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया -1 बराबर 2e एल स्क्वायर म्यू के स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या आई यहां से, -μ के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एल स्क्वायर। दैट इज द एनर्जी, टोटल एनर्जी। सर्कुलर पाथ के लिए जो टोटल एनर्जी, मिनिमम एनर्जी है वो ये, दैट इज द टोटल एनर्जी, मिनिमम टोटल एनर्जी। एकमात्र रेडियस में घूमेगा, अट्रैक्टिव नेचर का है, तो हमारे पास इन्फिनिटी पर कहीं है तो उस पर क्या होगी, रेडियल काइनेटिक एनर्जी होगी।
क्या होगी, रेडियल काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर। ठीक है, ये सेंटर है, ये आया होगा ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, चक्कर कैसे लगाएगा भाई, अट्रैक्टिव फोर्स है तो सेंटर की तरफ बेंड करेगा और इस प्रकार से घूमने लग गया, सर्कुलर ऑर्बिट, चक्कर लगाने लग गया भाई। ऐसे आया, ऐसे घूमने लग गया, अब जिंदगी भर यही चक्कर लगाएगा, इसको छोड़कर जा ही नहीं पाएगा। ये है आर नोट और ये हमारे पास क्या है, सेंटर, जिसके अबाउट ये घूम रहा है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो हम यहां पर सर्कुलर यानी टोटल एनर्जी, इस पूरे ट्रेजेक्टरी में कहीं भी पॉइंट ले लो, जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, वी इफेक्टिव के बराबर होगी। और वो हमारे पास किसके बराबर आई, वो हमारे पास आई म्यू के स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर, इसके बराबर होगी टोटल एनर्जी। अब ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल एनर्जी वी इफेक्टिव के बराबर है। ठीक है, नंबर एक। नंबर दूसरा, रेडियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, यानी हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर किसके बराबर, जीरो, रेडियल काइनेटिक एनर्जी। तीसरा, इफेक्टिव पोटेंशियल मिनिमम है, मिनिमम पोटेंशियल है, मिनिमम वी इफेक्टिव, ये जो वी इफेक्टिव है हमारे पास कैसा है, मिनिमम, इससे कम पॉसिबल ही नहीं है यानी कि डी वी इफेक्टिव बाई डी आर लेंगे और उसको जीरो के बराबर लिखेंगे तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का हमें यहां से क्या मिलेगा, रेडियस बनेगा। ये अलग अलग केसेस है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये हमने 4-5 केस पढ़े हैं, इन्हीं पर क्वेश्चन घूमते हैं इधर उधर। ठीक है, तो अब इस पर जरा PYQ देख लें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलो भाई, तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और अपन इस पर कुछ PYQ प्रॉब्लम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, ए पार्टिकल इज मूविंग इन एन इनवर्स स्क्वायर फोर्स फील्ड, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव देन द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल इज, कह रहा है कि पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी है वो क्या होगी। अच्छा, ट्रेजेक्टरी कैसे पता चलेगा, यानी पाथ कैसा पता चलेगा, ई से इसेंट्रिसिटी 1 + 2e_l स्क्वायर म्यू के स्क्वायर, इससे पता चलेगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है इसमें, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्क्वायर फोर्स फील्ड, यानी जो पार्टिकल है 1/r स्क्वायर, इसमें मूव कर रहा है, इस प्रकार का कोई फोर्स है उसके अंदर मूव कर रहा है। इफ टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव, यानी टोटल एनर्जी कैसी दे रखी है पार्टिकल की, पॉजिटिव दे रखी है। देखो भाई, हाँ 1 तो पॉजिटिव होता है, 2 ई भी पॉजिटिव, एल भी पॉजिटिव, के अगर नेगेटिव हुआ उसका स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव, म्यू क्या है मास, ये भी पॉजिटिव, यानी ये टर्म भी पॉजिटिव है, यानी ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अगर आप ध्यान से देखें 1 + समथिंग, यानी 1 + समथिंग का अगर अंडर रूट लेते हैं तो ई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी। अगर 1 से बड़ी ई की वैल्यू है तो ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, हाइपरबोला, ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, हाइपरबोला। अगर समझ में आई बात यहां पर, तो यहां पर ट्रेजेक्टरी कैसी होगी मेरे प्यारे बच्चों, हाइपरबोला। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। ठीक है, ट्रेजेक्टरी अपन बताते कैसे हैं, ई से बताते हैं। अगर ई की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हाइपरबोला। ठीक है, अगर ई की वैल्यू 1 के बराबर है तो पैराबोला। ठीक है, अगर ई की वैल्यू लेस देन 1 है तो हमारे पास इलिप्स। ठीक है, अगर ई की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर है तो क्या बनेगा, सर्कल। ये हमारे पास ट्रेजेक्टरी है जहां हम ई से बताते हैं। ई का फॉर्मूला आपको बता ही दिया, बाकी इसमें गिवन था, और ये गेट 2006 में क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछे गए। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ए प्लैनेट ऑफ मास m मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ radius r naught in the gravitational potential Vr is equal to -k/r where k is a positive constant, the orbital angular momentum of the planet। ठीक है, कह रहा है एक प्लेनेट है जिसका मास m है, वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और उसका रेडियस है r0 और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें ये दे रखा है, यानी कि ये एक सेंटर है जिसके अबाउट हमारा क्या है, एक प्लेनेट है वो घूम रहा है और जिसका मास क्या है m। ठीक है, किसमें घूम रहा है भाई, इसका रेडियस क्या है, r0। कैसी ट्रेजेक्टरी है, सर्कुलर पाथ है। कैसा है, सर्कुलर पाथ है। पाथ कैसा है, सर्कुलर। अच्छा, इसका पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक तरह के दे रखे -k/r, इसको अपन ये लिख देते हैं -k/r। अच्छा, याद करो dv इफेक्टिव बाई dr किसके बराबर लिखते हैं, 0 के बराबर। किसके लिए, सर्कुलर पाथ के लिए। याद करो। ठीक है, ये हम लिखते थे। तो हमें v इफेक्टिव पता है, हमें क्या पता है भाई, v इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या था, l² / 2 μr²
ठीक है, माइनस के बाई आर। अब ध्यान से देखना, म्यू की जगह क्या आ जाएगा, मास, क्योंकि प्लेनेट घूम रहा है तो उसका मास ले लेंगे। उसका मास कितना दे रखा है, एम, तो वी इफेक्टिव हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया एल स्क्वायर अपॉन 2m r² माइनस के बाई आर। ठीक है, मैंने अभी भी बताया सर्कुलर ऑर्बिट कौन से में कैसे मोशन है, सर्कुलर ऑर्बिट है। सर्कुलर ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगा रहा है तो डीवी इफेक्टिव बाई डी आर किसके बराबर होता है भाई, हमारे पास 0 के बराबर होता है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लो, कहां पर, उस रेडियस में, आर बराबर आर नोट, रेडियस दे रखा है आर बराबर आर नोट, तो इसका लिखो जरा, जब जैसे ही करेंगे तो एल स्क्वायर अपॉन 2m और इसकी -2r की पावर r3। ठीक है, यहां पर माइनस के -1 बाई आर स्क्वायर, और कहां पर आर बराबर आर नोट पर बराबर 0, तो हमारे पास ये क्या आ गया, 2 से 2 कट गया, माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम आर नोट की पावर 3 प्लस में के बाई आर नोट स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो हम यहां से लिख देंगे के बाई आर नोट स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर एम आर नोट की पावर 3, आर नोट ये कट गया, तो ये आर नोट की हमें निकालना क्या है, एंगुलर मोमेंटम। हमें क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया के एम आर नोट बराबर एल स्क्वायर, और एल की वैल्यू आ गई अंडर रूट, एल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अंडर रूट के एम आर नोट। ठीक है, ये लो, दैट इज द के एम आर नोट। ठीक है भाई, के एम आर नोट, तो हमारे पास क्या है, के एम आर नोट, ऑप्शन डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, गेट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक और क्वेश्चन है आज का आखिरी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, नेट 2011 दिसंबर में पूछा गया था। क्या कहता है, 2 पार्टिकल ऑफ आइडेंटिकल मास, 2 पार्टिकल है जिनका मास आइडेंटिकल है, इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द सेंटर पोटेंशियल, दोनों के दोनों सर्कुलर ऑर्बिट में है और उनका सेंटर पोटेंशियल क्या है, ये दे रखा है। लेट L1 एंड L2 आर द एंगुलर मोमेंटम R1 एंड R2। ठीक है, R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, कह रहा है L1 और L2 इनका कोरस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम है, R1 R2 इनका रेडियस है। ठीक है, ऑफ द ऑर्बिट रेस्पेक्टिवली, L1 बाई L2 इज इक्वल टू 2, जो ये हमें दे रखा है, ये हमारे पास क्या है, L1 बाई L2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहां पर ये जो वैल्यूज हैं ये है रेडियस R1 और R2। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है L2। ठीक है, और ये हमारे पास L1, दैट इज द L1। ठीक है, और ये हमारे पास पोटेंशियल है 1/2 के आर स्क्वायर, हाफ के आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर के ये है हाफ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, हाफ के आर स्क्वायर, ये है पोटेंशियल हाफ के आर स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई, 2 आइडेंटिकल मास है, 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। देखो ये रहा, 2 पार्टिकल ऑफ आइडेंटिकल मास, 2 पार्टिकल है, उनका मास सेम है। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, दोनों का पोटेंशियल ये है हाफ के आर स्क्वायर, एक का एंगुलर मोमेंटम L1 है, एक का एंगुलर मोमेंटम L2 है, दोनों जो रेडियस में घूम रहे हैं वो रेडियस R1 और R2 है, तो इनका रेशियो L1 बाई L2 दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम का वो 2 है, तो पूछ रहा है इनके रेडियस का रेशियो क्या होगा। पहली बात, किस में घूम रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में ये घूम रहे हैं। किस में घूम रहे हैं, ये हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, तो डीवी इफेक्टिव बाई, ठीक है, डीवी इफेक्टिव बाई डी आर किसके बराबर, 0 के बराबर। इक्वेशन फर्स्ट, वी इफेक्टिव क्या बनेगा यहां पर, एल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर स्क्वायर, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम गिवन है। ठीक है, माइनस में पोटेंशियल भी गिवन है। ठीक है, माइनस में हमारे पास पोटेंशियल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसको जरा देख लो एक बार, यहाँ पे माइनस का साइन तो नहीं था। हाँ, पोटेंशियल हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव, प्लस में हाफ के आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर इसको हम डेरिवेटिव ले लेंगे, तो डेरिवेटिव लेंगे इसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, तो लिखो जरा डी वी इफेक्टिव बाई डी आर, तो एल स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, 2 म्यू आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये आया -2 डिवाइडेड बाई आर के पावर 3। ठीक है, मास कितना है ऑब्जेक्ट का, मास m, दोनों ऑब्जेक्ट का। ठीक है, चलो सिंपल ले लेते हैं, m ही लिख देते हैं, म्यू की जगह हम सीधा क्या लिख देते हैं यहाँ पे, m।
ठीक है, एम आर स्क्वायर मान लेते हैं सिंपल अभी। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास बन गया एल स्क्वायर 2m r, इसका डिफरेंशिएशन -2r की पावर 3, फिर आया प्लस हाफ के 2r। ठीक है, अच्छा जी, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास डी वी इफेक्टिव बाई डी आर की वैल्यू क्या आ गई, -l स्क्वायर बाई 2m r की पावर 3। ठीक है, प्लस में के आर, ये आ गया। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो यहां से हमें आर की वैल्यू निकालनी है क्योंकि रेशियो निकालना है उनका। तो जब हम यहां से निकालेंगे तो -l स्क्वायर अपॉन 2m r की पावर 3 बराबर के आर। ठीक है, माइनस का आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया हमारे पास, तो क्या आ गया के आर यानी एल अपॉन एल स्क्वायर अपॉन 2m, एल स्क्वायर अपॉन 2m r की पावर 3 बराबर के आर, बराबर के आर। ठीक है भाई, है ना, तो r की पावर 4, तो यहां पर आ गया एल स्क्वायर अपॉन 2m के, और ये आया r की पावर 4, तो r हमारे पास आया एल स्क्वायर अपॉन 2m के, और इसकी पावर 1/4। ठीक है, दैट इज द रेडियस। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में है तो दो ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों का रेडियस अलग अलग होगा, उनका एंगुलर मोमेंटम भी गिवन है, एक एंगुलर मोमेंटम L1 है, उस दोनों का मास सेम है। ठीक है, तो R1 ये बना, और इसी प्रकार R2 भी हमने निकाला, वो ये बना L2 अपॉन 2m के, इसका स्क्वायर, और इसकी पावर 1/4, ये 1/4 है, पावर कितनी है 1/4। पावर हमारे पास क्या आ गई 1/4। ठीक है, इन दोनों का रेशियो R1/R2 का लेना है, इन दोनों का रेशियो ले लो, यानी R1/R2। जब इन दोनों का रेशियो लिखेंगे तो क्या आएगा L1 स्क्वायर अपॉन 2m के, और इसकी पावर 1/4 इंटू में, ठीक है, 2m के L2, और इसका स्क्वायर, और इसकी पावर 1/4 ये टर्म कट गई, R1/R2 L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर, और इसकी पावर 1/4। ठीक है भाई, R1/R2। अब देखो L1/L2 कितना है हमारे पास, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं सिंपली, इसको L1/L2 1/2। ठीक है, L1/L2 का रेशियो हमें दे ही रखा है, कितना है हमारे पास 2 है, तो ये बन गया 2, और इसकी पावर 1/2, तो R1/R2 √2 के बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो कौन सा मैच कर रहा है, R1/R2 √2 के बराबर है, ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हमारे कुछ PYQ क्वेश्चन थे आज के सेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में कुछ नई चीजें, कुछ बेहतरीन चीजों के साथ आपके सामने प्रेजेंट रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से भी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी मेहनत करते रहे, पढ़ते रहे। आज के लिए सेशन यहीं तक था, नेक्स्ट सेशन में कुछ नई चीज़ों के साथ आपके सामने प्रेजेंट रहेंगे। इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।